नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय। हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक बहुत ही बढ़िया हैप्पी जिंदगी मैं जी रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी बढ़िया और हैप्पी जिंदगी जी रहा हूँ, तो पुराने दिन याद आते हैं दोस्तों कि कैसी विकट स्थिति में मैं जी रहा था। 13 साल पहले जब मैं ए में आया था दोस्तों, तो बहुत ही खराब हालत थे जिंदगी का। शायद ही ऐसा कोई फ्रंट बचा हो कि वध न हुआ हो। शरीर 35 किलो का, मानसिकता खराब, घर की परिस्थितियां खराब, आर्थिक स्थिति खराब, काम धंधा खराब, सामाजिक स्थिति खराब, सबसे संबंध खराब, और 24 घंटे का शराबी था दोस्तों। 24 आवर्स शराब लगती थी, हाथ पांव कांपते थे, छाती धड़कती थी और चक्कर आकर गिरता था। दोस्तों, एक बार 15 साल की इस शराबी जिंदगी में एक बार मैं मरते मरते बचा। 2003 में टीबी हो गई थी, एक पांव से लंगड़ापन आ गया था। 11 महीने में बेड पे रहा था दोस्तों, बिल्कुल हड्डियों। कहीं तो भी ठाना था कि इसके बाद अपन शराब नहीं पिएंगे, लेकिन 11 महीने के बाद में दुरुस्त होने के बाद फिर दोबारा जिंदगी में शराब आ गई थी। जो तमाम बर्बादियां मैं देख रहा था दोस्तों, तो ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं लगता था कि मैंने शराब बंद करनी चाहिए। कई बार लोग बोलते थे कि ठीक है यार, तू बंद नहीं कर सकता तो लिमिट में पी। तो मैंने लिमिट में भी पीने की कई बार कोशिश की। सोच के निकलता था कि यार चलो, कल बहुत ज्यादा हो गई थी, आज उतनी नहीं पिएंगे, थोड़ी पिएंगे, घर में आएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा मैं थोड़ी पीने के लिए जाता था, क्या होता था पता नहीं। आखिरकार मुझे उतनी ही शराब लगती थी जितना कि हम अपनी भाषा में कोटा बोलते हैं। कोटे से ऊपर रहेंगे तो चलेगा, लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार पैसे नहीं रहते थे, कई बार हालात अलग रहते थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, जब पीने का जुनून होता था, तो फिर शराब चाहिए या नहीं चाहिए। फिर उसके लिए मुझे किसी के सामने में गिड़गिड़ाना पड़े, अपमान सहन करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वो शराब पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। तो ऐसी जिंदगी की परिस्थितियां थी दोस्तों। सारे प्रयत्न असफल हो गए थे, शराब से दूर रहने के, शराब को लिमिट में पीने के। और अब मुझे लग रहा था कि बस अब शराब कुछ बंद होती नहीं, शराब पी पी के ही मर जाना है। एक तो पूरी तरीके से एक नास्तिक किस्म का इंसान बन गया था, चाहे वो एजुकेशन का घमंड हो, जिंदगी की खराब परिस्थितियां हो। तो इन वजह से दोस्तों, मुझे किसी भी या किसी धर्म पे ऐसा कोई भरोसा ही रहा नहीं था। मुझे लगता था कि जो भी करना है वो अपने ही हाथ में है, लेकिन वो भी तो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया था। जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे, एक ही इलाके में रहते थे। 2 महीने से कहीं तो भी दोस्तों वो शराब से दूर था।
मुझे 2 महीने से वो दिखा नहीं था। और 2 महीने के बाद में जब वो दिखा दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया हाल दिख रहे थे उसके। तो उस दोस्त ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा शराबी, उसके पांव कब्र में लटके रहते हैं, सारी बर्बादियां हो चुकी रहती है, लेकिन इतना आसानी से मानता नहीं। एक इगोइस्टिक, एक घमंडी किस्म का नेचर का इंसान, कि जो आखिरी हद तक कोशिश करता है कि नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर डालूंगा। जबकि उसके पहले जिंदगी में सारे अनुभव वो देख चुका होता है कि उससे मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन पता नहीं दोस्तों कि ये घमंड क्या चीज है, कि जो मेरे जैसे शराबी को झुकने ही नहीं देती। और दोस्तों, इसीलिए जब मेरे दोस्त ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया, उसके बाद भी मैं कुछ दिन उसको टलाते रहा। वो जब भी मुझे मीटिंग में चलने की बात करता था, तो मैं उसको बोलता था, यार यही आप बताते जाओ मीटिंग के बारे में, मीटिंग जाने की क्या आवश्यकता है, हम एक जगह बैठकर बात किया करते थे। लेकिन उस मेरे दोस्त ने समझाया कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। बोले, आप क्यों इस तरीके से पी रहे, क्या कारण है, और अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब समझने के लिए भी आपको एक ही मीटिंग में आना पड़ेगा। कुछ दिन टालने के बाद में दोस्तों, कहीं तो भी मुझे खुद लगा कि नहीं यार, अपने पास में दूसरा कोई चारा, अगर जिंदा रहना है और अच्छी जिंदगी जीनी है, तो अब अपने को हार मानना पड़ेगा। और फिर ये जो ख्याल है दोस्तों, ये मुझे मेरे उस दोस्त के साथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में लेके आया। शुरुआती दिनों में दोस्तों, कोई व्हीकल नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, हम दोनों पैदल मीटिंग किया करते थे। और जब दोस्तों इस मीटिंग में आना मैंने शुरू किया, फिर मुझे मेरे बारे में पता चला, अपनी वास्तविकता मुझे पता चली। जब मैंने अल्कोहलिज्म नाम की ये बीमारी के बारे में सुना दोस्तों, तो मैं, कि जिसको मैं एक आदत या एक लत समझ रहा था, वो एक बीमारी है। और जो आप लोगों के अनुभव में सुन रहा था, उन अनुभवों से मुझे समझ में आ रहा था कि मैं इस बीमारी में पूरी तरीके से फंस चुका हूं। शरीर ऐसा बन चुका है कि चाहे मैं कितने भी दिन, कितने भी साल, कितने भी महीनों के बाद में शराब पीता हूं, तो थोड़ी सी पीकर मैं रह नहीं सकता। ऐसी थोड़ी शराब अंदर जाती है तो मेरा शरीर मुझे शराब मांगना शुरू कर देता है। मन ऐसा बन चुका है कि शराब पीने के अगर विचार पैदा हो जाते हैं, तो कोई भी इंसानी ताकत मुझको रोक नहीं सकती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, कितनी भी विपरीत हो। दारू का जुनून, पागलपन, हजारों कारण है शराब का मन में विचार। कभी गम का मौका है, कभी खुशी का मौका है, कभी शादी है तो कोई मैयत हो गई है, कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी बारिश गिर रही है। अनगिनत कारण, हजारों कारण, कोई भी एक कारण मेरे दिमाग में शराब का फितूर पैदा कर देता है। और एक बार शराब का फितूर दिल में पैदा हो गया मन में, कि मैं किसी के रोके रुकता नहीं, और फिर शराब पीने के लिए किसी का अधपतन। कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे गुण मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे धर्म ने मुझे बताए थे,
लेकिन वो सारी नीतिमत्ता और नैतिकता दोस्तों पूरी धराशायी हो गई थी। झूठ क्या बोलना, टोपी क्या पहनाना, किसी के पीछे क्या पड़ना, चोरी क्या करना, सारी चीजें मैंने आध्यात्मिकता का जो अधपतन बोला गया है में, सब मैंने ये में करके आया दोस्तों। और आखिर ऐसी अवस्था में दोस्तों मेरे पास में कोई चारा नहीं था कि मुझे अगर इससे बचना है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो बताती है उस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान था क्या दोस्तों? ये प्रोग्राम जब मैंने देखा दोस्तों तो बहुत सरल लगा, लेकिन इस प्रोग्राम पे चलना इतना मुश्किल था कि शायद ही अगर जान पे बन नहीं आती तो मैं इस प्रोग्राम को लेने में तैयार होता। 12 कदम 12 परंपराओं की जो अपनी वो पढ़ी दोस्तों, और पहले ही कदम में कि हम एक शराबी के बॉटम हिट करने पे क्यों जोर देते हैं। अगर एक शराबी अपना बॉटम हिट नहीं किया है तो शायद ही वो ये प्रोग्राम जो है 12 कदमों का वो लेने को तैयार होगा। बॉटम हिट करने का मतलब है दोस्तों अपनी बर्बादी को कबूल कर लेना। जितनी भी मेरी बर्बादी हुई है उतनी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआती दिनों में ज्यादातर ऐसे ही लोग आते थे दोस्तों, तरीके से अस्त व्यस्त। मगर धीरे धीरे दोस्तों आज आज हम देखते हैं कि आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे अनगिनत लोग आ रहे हैं कि जिनकी बर्बादियां ज्यादा नहीं हुई है, जिनका शराबीपन बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा है। ऐसे भी लोग आज एए में आ रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर कर लिया, लेकिन बॉटम स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारी जितनी भी बर्बादी हुई है उतनी काफी है। तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर व्यक्ति, हर शराबी पूरी तरीके से दलदल में गिरकर ही, जमीन पे गिरकर ही आना चाहिए। आज हमारे पास में ये सुविधा है कि हम अगर बाकी लोगों की जितनी बर्बादियां हुई नहीं हुई है उतनी होने के पहले ही हम अपना बॉटम तय कर ले, मान ले कि नहीं यार जितनी बर्बादी हुई है उतनी काफी है। लेकिन जो जरूरी चीज है दोस्तों वो ये है कि हर शराबी ने अपना बॉटम तय कर लेना बहुत जरूरी है, अपना बॉटम हिट करना बहुत जरूरी है। एक अंदर से एडमिशन कि नहीं यार मेरी जितनी बर्बादी हुई है उतनी काफी है। क्योंकि अगर ये जो एक्सेप्टेंस है या फिर ये जो सरेंडर है ये पहले कदम पे अगर मेरा नहीं आएगा दोस्तों तो कोई भी मेरे जैसा अल्कोहलिक इस प्रोग्राम को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर शराब की समस्या मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है तो शायद मैं ये आगे का प्रोग्राम नहीं ले पाऊंगा। कौन आदमी चाहेगा दोस्तों कि वो कहीं तो भी हार माने, और वो भी मेरे जैसा एक इगोइस्ट शराबी, अव्वल दर्जे का घमंडी आदमी कि जिसको लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है। वो लगता है शराब के मामले में भी हमारी मुजोरी सारी बर्बादियां होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं, कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन कहीं तो भी जब मैंने पहले कदम पे अपनी 100% सरेंडर की, 100% इस बात को कबूला कि ना तो मैं सीमित मात्रा में शराब पी सकता हूं
और ना ही मेरी जिंदगी को मैं ठीक कर सकता, तब जाके कहीं तो भी मैं शराब से दूर हुआ। तो वैसे ही आगे के कदमों में ये प्रोग्राम जो बताता है दोस्तों कि कहीं तो भी मेरे से पावरफुल ताकत को मुझे मानना पड़ेगा, कि छानबीन करनी पड़ेगी, अपने आप का परीक्षण करना पड़ेगा। जो भी मेरी जिंदगी का कच्चा चिट्टा है, जो भी मैंने गलत काम किए हैं, वो एक दूसरे व्यक्ति के सामने में रखने पड़ेंगे। अपनी स्वभाव की कमजोरियों पे कहीं तो भी मुझे काम करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी मैंने सताया हूं, दुखाया हूं, नुकसान पहुंचाया हूं, उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, और दूसरे लोगों के लिए मुझे अपनी जिंदगी को निछावर करना पड़ेगा, दूसरों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, जितनी सरलता से ये बात मैंने बोली है, इतना आसान है ये चीजें करना। क्योंकि समय समय पे मैंने अनुभव किया हूं कि मेरा जो अहंकार है दोस्तों, वो मुझे इन चीजों को करने से रोकता है। मेरा घमंड कभी भी नहीं चाहता दोस्तों कि मैं इस बात को मानूं कि मैं हार मानूं। और कहीं तो भी अगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं था रहता दोस्तों, तो शायद ही मैं शराब के मामले में हार मानने के लिए तैयार होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हमने ये देख लिया था कि शराब हमारी जान लेने वाली है, शराब ने सारी बर्बादियां की है, इसलिए हम ये मानने को तैयार हो गए, तो भी दोस्तों मैंने अनगिनत ऐसे लोगों को देखा हो कि जो बिल्कुल ऐसे दीवारों को हाथ चल रहे हैं, शरीर में, बदन में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, लेकिन ऐसी हालत में भी वो शराब के अड्डे तक पहुंच रहे हुए हैं, लेकिन उनके बिस्तर के नीचे में शराब। तो कहीं तो भी दोस्तों जो हमारा ईगो होता है, हमारा जो घमंड होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि मेरे जैसे शराबी के पैर कब्र में लटके हुए रहते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन हमारी चैप्टर बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है दोस्तों कि अगर मैं इस शराब ऑब्सेशन से बचना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑब्सेशन इतना खतरनाक होता है दोस्तों, तो कोई भी इंसानी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। और उन परिस्थितियों में कोई तो भी एक हायर पावर और ये आध्यात्मिक प्रोग्राम ही मुझे बचा सकता है। 12 कदमों का जो प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया है दोस्तों, वो इसीलिए रखा गया कि पीने का वो जो ऑब्सेशन मुझे आता है, जिसको कोई इंसानी ताकत और मैं अपनी बदौलत रोक नहीं सकता, उस ऑब्सेशन को ही मूल नष्ट करने के लिए ये 12 कदमों का प्रोग्राम लेने के लिए मुझे बोला गया है। और जब तक मैं इस बात को नहीं समझता, मैं इस प्रोग्राम लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता। कई बार ए में आने के बाद पहले कदम पे हम हार तो मान लेते हैं, किसी न किसी उच्च शक्ति को भी कबूल कर लेते हैं। अब मेरे जैसे नास्तिक आदमी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को हायर पावर मान लिया, काम चल गया कि भाई दारू के मामले में हार मान लिए और मीटिंग को हायर पावर मान ली, ए की मीटिंग में आना शुरू कर दिए और बाकी लोगों के साथ साथ शराब बंद हो गई। और मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई प्रोग्राम तो हो गया, दारू नहीं पी रहे,
जिंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या थी शराब, वो आज अपने से दूर हो गई, यानी अपना प्रॉब्लम खत्म। लेकिन वही मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने, प्रोग्राम है ये शराब बंद कर, आपकी जिंदगी से शराब हमेशा के लिए गई नहीं है। शराब आपने सिर्फ आज के दिन नहीं पी के रखी है, शरीर शराब से दूर हो गया है, लेकिन अपनी मानसिकता में अभी भी शराब बैठी है। और आज कहीं तो भी मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि मेरे मन में आए हुए जो शराब के ख्याल है उससे अपना आपका बचाव मैं कैसा करता हूं। क्योंकि दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद भी कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद लोगों की जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई है। इसीलिए जो बोला गया कि जब शराब का ऑब्सेशन आता है तो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि मैं उससे कैसे बचूं। और इसीलिए दोस्तों, मैं गफलत में नहीं रह सकता। मुझे जो 100% सरेंडर करने के लिए बोला गया है, पूरी तरीके से पावरलेस हूं, मेरे दिलो दिमाग में रखनी पड़ती है। और उसी को याद रखने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आते रहना पड़ता है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप में बने रहना पड़ता है। उसी ऑब्सेशन को दूर रखने के लिए कहीं तो भी मुझे उन चीजों पे काम करना पड़ता है जो चीजें उस ऑब्सेशन को जन्म दे सकती है। बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है दोस्तों कि शराब सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है हमारी बीमारी का। और इसीलिए वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशंस, यानी ऐसी वो कौन सी परिस्थितियां, ऐसे वो कौन से कारण है, उनका हमको पता करना पड़ेगा। और जब तक हम उन कारणों और उन परिस्थितियों का पता नहीं कर लेंगे और फिर उसके बाद में जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, हम हमेशा शराब के खतरे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के लिए मुझे कहीं तो भी इस बात के लिए तैयार होना पड़ता है कि हाँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार ही ये जो एक कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल जो डिजीज है, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली ये जो बीमारी है दोस्तों, कि जो जिंदगी भर मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इतने भी सालों के बाद में फिर दोबारा मुझ पर अटैक कर सकती है। उससे अगर मुझे बचना है तो अब मुझे उसके लिए भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए पहले कदम पे बोला है कि मुझे अपना बॉटम हिट करना पड़ेगा, अपने बॉटम को कहीं तो भी तय करना पड़ेगा, कंप्लीटली एडमिट करना पड़ेगा। बॉटम हिट नहीं करता, अपना बॉटम तय नहीं करता, तो आगे का प्रोग्राम मेरे लिए लेना आसान का सवाल चाहिए दोस्तों, ए में आने के बाद मेरे लिए, ताकि मैं कभी भी गफलत में न रहूं। एनिमस में आने के बाद में हम हाउ का फार्मूला सुनते हैं दोस्तों, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। कोई भी ये ना समझे दोस्तों कि ये फार्मूला सिर्फ नए लोगों के लिए है, सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए। ये फार्मूला है, ये मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए, शराब से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है। इनिशियल डेज में मेरे अंदर में एक मन की तैयारी होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं शराब से दूर रहना चाहता हूं। मेरे अंदर में
ईमानदारी होनी जरूरी है, और मेरा मन भी खुला होना चाहिए। लेकिन यही चीजें दोस्तों बाद में आगे का प्रोग्राम लेने की होती है। हर कदम पे ऐसा नहीं है कि हाउ का फार्मूला सिर्फ पहले ही कदम के लिए लगता है। बोलने में कितना आसान जाता है दोस्तों, हाउ, कि मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, मेरे अंदर मन की तैयारी होनी चाहिए, मेरा मन खुला होना चाहिए। लेकिन जब असल में मैं देखता हूं दोस्तों, तो ये हाउ का फार्मूला भी मैंने इतनी आसानी से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जब जिस शक्ति को भी मैंने अपना भगवान मान लिया, उसको मन और जीवन सौंपने की जब बात आई, तो क्या मैंने सीधे सीधे उस बात को स्वीकार कर लिया? या आज भी मैं करता हूं? बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। आज भी मेरी मनमानी जारी है। आज भी मैंने कहीं तो भी पूरी तरीके से तीसरे कदम की जो भावना है, कि अपनी सेल्फ विल मत चलाओ, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीने की कोशिश करो, आज भी नहीं हो पाता। आज भी दिन में कई बार मैं अपनी मनमानी करता हूं, अपने तरीके से जीने की कोशिश करता हूं, लोगों को अपने तरीके से जीने के लिए बाध्य करता हूं। घर के लोग, बाहर के लोग, ए के लोग, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और ये चीजें परेशानियां पैदा करती है, मेरी मानसिक शांति खराब करती है। तो क्या तीसरे कदम के लिए मुझे हाव का फार्मूला नहीं लगता, कि कहीं तो भी मुझे इसमें इस बात के लिए भी कि मैं अपना मन और जीवन भगवान के हवाले करते, भगवान के साथ में खेल न खेलूं, अपना मन खुला रखूं, बंद न रखूं, कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। ठीक वैसे ही दोस्तों, चौथे कदम पे अपनी छानबीन करने की बात की गई। अपनी छानबीन के लिए तैयार हुआ, और चौथे कदम में जो छानबीन बोली गई है दोस्तों, वो ऊपर ऊपर से नहीं है। जैसा कि डे टू डे लाइफ में हम करते ही है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ए का मेंबर जो ए में आता है, वो पहले ही दिन से उसकी छानबीन चालू हो जाती है, पहले ही दिन से उसकी इन्वेंट्री लेना शुरू हो जाती है। जब वो दूसरों के अनुभव सुनता है, तो दूसरों के अनुभव सुनकर उसके अंदर में भी दोस्तों अपनी छानबीन चालू हो जाती है। हाँ यार, मैंने भी तो ऐसा किया है, ये जो व्यक्ति ऐसा बता रहा है, तो ये तो मेरे भी साथ में हुआ है। लेकिन चौथे कदम पे जो छानबीन की बात की गई है दोस्तों, वो इतनी कैजुअल, साफ तौर पे लिखा है दोस्तों, सर्चिंग एंड फियरलेस, यानी खोज खोज के और निर्भयता पूर्वक। और ये इतना आसान नहीं था दोस्तों मेरे लिए। मैं तकरीबन कम से कम दोस्तों 4 साल इन चीजों से भागते रहा, 4 साल। और उसके लिए मुझे सबसे आसान रास्ता जो क्या नजर आया, वो था दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस। होटल में रहो, धंधा और ए, धंधा तो खराब था, घर में भी मैं ज्यादा रहता नहीं था, तो मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय शुरुआत में दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में झोंक। उस ए की सर्विस का मुझे फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए में अगर आप इन्वॉल्व रहते हो, ए में सर्विस में रहते हो, तो शराब पीने के विचार नहीं आते दोस्तों। और हमारी जिंदगी में जो कम ज्यादा खराब रहती है, उसकी तीव्रता भी हमको कहीं तो भी परेशान नहीं करती। उस सर्विस का बेनिफिट मुझे हुआ दोस्तों। कैसे मेरे सोब्राइटी के दिन बढ़ते गए, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। लेकिन बाद में मैंने देखा दोस्तों कि मैं
इस प्रोग्राम से कहीं तो भी प्रोग्राम को जो जीना मुझे जरूरी था, उससे भागने के लिए मैं एक ही सर्विस की आड़ ले रहा था। और इसीलिए जब बार 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 हर मीटिंग में ओल्ड टाइमर शेयर करते थे कि अपनी सेल्फ सर्चिंग करनी पड़ेगी, अपनी छानबीन करनी पड़ेगी। ए का प्रोग्राम दारू बंद करने के बाद में शुरू होता है। अगर मुझे टू स्टेपर की जिंदगी नहीं जीनी है, टू स्टेपर यानी जिसने पहला कदम ले लिया हो और फिर सीधी छलांग लगा दी 12वें कदम पे, ए की सेवा में, कैरिंग द मैसेज, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई भावनात्मक तूफान आ जाएगा और कब उसकी नैया डोल जाएंगी, कोई गारंटी नहीं। ऐसे कई टू स्टेपर एक ही मीटिंग में मैंने देखा कि जो बाद में अपने आप को सोबर नहीं रख सके। तो अगर मुझे इन चीजों से बचना है तो मुझे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लगभग हर मीटिंग में ओल्ड टाइमर शेयर करते थे कि चौथा कदम लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी मानसिक तैयारी ही नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जिंदगी तो बढ़िया मजे में कट रही ना यार, शराब नहीं पी रहे, घर में खुशहाली है थोड़ी बहुत, बाहर भी लोग अच्छा बोल रहे हैं, एक ही सर्विस में नाम मिल रहा है, एक ही लोग भी नाम ले रहे और बाहर के भी लोग नाम ले रहे। देखो यार, एक जमाने में कितना शराब पीता था, आज लोगों की शराब छुड़वा रहा है। तो उसके अहंकार, तो उस नाम की जो भूख होती है उसमें हम कई बार खो जाते हैं दोस्तों, मान सम्मान की भूख में। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्दी मुझे जो अनुभव मैंने लिए, वो उन अनुभवों की वजह से समझ में आया कि कहीं तो भी मुझे अपना जो विलिंगनेस है, अपनी जो ओपन माइंड है, अपनी जो ऑनेस्टी है, वो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए भी लगानी पड़ेगी। मन अंदर से तैयार नहीं हो रहा था। कौन करते बैठेगा यार, ये कौन सारा कच्चा चिट्ठा अपना लिखकर निकालेगा। और फिर उसके बाद में बताया गया था कि जो भी कच्चा चिट्ठा लिखोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी बताना है। तो उसकी वजह से तो और फटी पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज थी दोस्तों कि एक तो अपने बारे में सब कुछ लिख लेना और बाद में दूसरे व्यक्ति के सामने में अपने सारी पोल खोल देना। और मीटिंग में कितने आराम से शेयर कर लेते हैं हम लोग। अपनी छानबीन करनी पड़ेगी, उसके सिवा तो हम सोबर नहीं रह सकते। जब मैंने चौथा कदम नहीं लिया था तब भी मैं इस पे शेयरिंग कर रहा था, लेकिन जब बात असल में वो करने की आई दोस्तों, और मुझे करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसे अनुभव देख रहा था कि काफी सारे लोग जो मेरे पहले आए हुए, मेरे बाद में आए हुए, मेरे साथ में आए हुए, फिर दोबारा शराब की तरफ जा रहे थे। कोई इजी मनी के चक्कर में, सट्टा लैटरी जुए की वजह से शराब की तरफ जा रहा था, कोई अनैतिक संबंधों की वजह से, सेक्स की वजह से शराब की तरफ जा रहा था, कोई उसके अंदर की खुन्नस और जलन की भावनाओं की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से शराब की तरफ जा रहा था। मेरे करीबी दोस्त मैंने खो दिए। एक मेरा लंगोटिया यार 3 साल जाना आना किया और 3 साल के बाद में उसने शहर के तालाब में आत्महत्या की। एक दूसरे दोस्त थे, वो घर परिवार छोड़कर फुटपाथ पे रहने लग गए थे। कम से कम साल भर वो फुटपाथ पे रहे। ऐसे ही मैंने अनगिनत लोगों को मैंने एक ही सर्विस में देखा दोस्तों, कि जो अपने आप को सोबर नहीं रख पा रहे थे। कई लोग जो सोबर थे, शराब नहीं पी रहे थे, लेकिन जिन चीजों को वो कर रहे थे उसकी वजह से उनकी जिंदगी अशांत बन गई थी। दारू नहीं पी रहे थे, लेकिन उस जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी,
परेशानियों में फंसे हुए लोग थे वो। तो आखिरकार दोस्तों ये सारी चीजें मुझे बाध्य कर गई कि नहीं, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों मुझे अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ा। इतनी आसानी से मैं तैयार नहीं हुआ। ये मेरी अगर जान पे बंद आने वाली बात नहीं होती दोस्तों, तो शायद ही ये प्रोग्राम आगे का मैं नहीं ले पाता। आज भी कई लोग दोस्तों मिलते हैं जो सीधे सीधे बोलते हैं दोस्तों कि हमको तो 22 साल हो गए, हमने तो प्रोग्राम नहीं लिया, हमने तो कदम नहीं लिए, मैंने तो चौथा कदम नहीं लिया। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ए में हो तो सारे कदम कहीं तो भी आप थोड़े बहुत कुछ प्रमाण में जरूर लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ए में आने के बाद में जिसने किसी उच्च शक्ति को कबूल नहीं किया या अपनी छानबीन नहीं करता हो, अपने गुण दोषों के बारे में विचार नहीं करता हो, लोगों की भरपाई नहीं करता हो या अपनी रोज छानबीन नहीं करता हो, भगवान से प्रार्थना नहीं करता हो, पीड़ित शराबी की कभी न कभी किसी न किसी तरीके से मदद नहीं करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों। लेकिन जो बात है सिस्टमेटिकली और अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, ये प्रोग्राम दोस्तों सभी लोग नहीं ले पाते। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि उसके इस वजह से उनकी सोब्राइटी में हमको कहीं तो भी एक कमी भी दिखती है। एक जो जब हम स्टेप्स लेकर जीते हैं और बगैर स्टेप्स के हम जीते हैं, तो एक साफ फर्क, साफ अंतर नजर आता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि इन कदमों को जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैंने तो ये कदम नहीं लिए, ऐसा होता नहीं है कि उन्होंने नहीं लिए है। लेकिन जो डिटेल में जो कदम लेने की बात की जाती है, वो अगर मैंने नहीं लिए है, मेरी अपने आप के बारे में जानकारी नहीं बढ़ी है, तो दोस्तों जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 प्रोमिसेस की बात करती है, या बिल डब्ल्यू बिग बुक में पेज नंबर 25 में और 8 में जो 4 डायमेंशन वाली बात जो करते हैं कि जिंदगी का चौथा आयाम, ये चीजें शायद मेरे जैसा अल्कोहलिक नहीं पा पाएगा। शराब के इस खतरनाक ऑब्सेशन से अगर मुझे बचना है और जिंदगी में दोस्तों मुझे अगर एक हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ अगर पानी है, अपने आप के बारे में अगर मेरी समझ बढ़ानी है, तो इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप मुझे जीना पड़ता है। आध्यात्मिक प्रोग्राम का मतलब ही होता है दोस्तों अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना। और इसलिए दोस्तों ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे इस काम के लिए एक जानकार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर ये सब मेरे अपने अकेले के दम पे मैं कर सकता होता, तो शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे आने की गरज ही नहीं पड़ती। मैं शराब भी अपने दम पे ही बंद कर सकता था। लेकिन मेरी वास्तविकता मुझे पता चली कि मैं सिर्फ शराब के ही मामले में कमजोर नहीं हूं, मैं जिंदगी के और भी बहुत सारे मामले में कमजोर हूं। और इसीलिए जैसे मैंने शराब से दूर रहने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद ली, तो वैसे ही दोस्तों अपनी आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते में मुझे और प्रगति करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है दोस्तों कि जो इस विषय के जानकार है, जिनको इनका अनुभव है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उनको बोला जाता है स्पॉन्सर, मार्गदर्शक, जो मेरे पहले आया हुआ है, जो इस प्रोग्राम को जानता है, जो इस प्रोग्राम पे चला हुआ है। ऐसे व्यक्ति की मदद मुझे लेनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों, आज भी ऐसे कई लोग मिलते हैं कि जो बोलते हैं हमने तो स्पॉन्सर ही नहीं किया। सालों की उनकी सोबराइटी के बाद भी उनका कहना है कि हमने स्पॉन्सर नहीं किया।
स्पॉन्सर का लेना भी कहीं तो भी दोस्तों हमारे ईगो के टूटने की एक निशानी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं एक मार्गदर्शक नहीं चुन रहा हूं, अपना स्पॉन्सर नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब भी होता है दोस्तों कि मैं अपने आप को अभी भी सब कुछ समझ रहा हूं, कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीने के काबिल हूं, इस प्रोग्राम को मैं अपनी बदौलत ले सकता हूं। वहां मेरा घमंड नहीं टूटा है। तो स्पॉन्सर लेना भी दोस्तों हमारे घमंड के टूटने की निशानी है, कि नहीं, मैं सब कुछ नहीं हूं, हर बात की जानकारी मुझे नहीं है, मुझे और जानकारी लेनी है, मुझे और अपने आप को समझना है, और ये मैं अपनी बदौलत नहीं कर सकता। क्या दोस्तों इसके लिए भी हाउ का फार्मूला नहीं लगता? क्या एक स्पॉन्सर लेने के लिए भी मेरे अंदर में विलिंगनेस नहीं चाहिए, मेरी मन की तैयारी नहीं चाहिए, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं चाहिए, मेरा मन खुला होना नहीं चाहिए? 4 साल के बाद मैंने दोस्तों अपना स्पॉन्सर चुना। इनिशियल स्पॉन्सर थे, लेकिन स्टेप्स पे काम करने के लिए 4 साल के बाद मैंने रेगुलर स्पॉन्सर चुना। कहीं तो भी मेरा घमंड टूटा कि नहीं, ये प्रोग्राम मैं अपनी बदौलत नहीं जी सकता। अपने आप को अगर मुझे समझना है, इस प्रोग्राम को समझना है, मुझे मेरा मार्गदर्शक चुनना पड़ेगा। और आज मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि जो भी मेरी जिंदगी, मेरी अपने आप के बारे में समझ है, जो भी इस प्रोग्राम को मैंने सीखा और जिया हूं, तो वो मेरे स्पॉन्सर की बदौलत है, मेरे मार्गदर्शक की बदौलत। आज भी मैं उनसे चर्चाएं करते रहता हूं। आज भी जब भी मैं चाहे तकलीफ में रहूं न रहूं, कभी एक विषयों पे, कभी कदमों पे, कभी ट्रेडिशंस पे, कभी जिंदगी की छोटी मोटी घटनाओं पे, मैं उनका हमेशा साथ लेते रहता हूँ। मैं हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते रहता हूँ। ये विनम्रता है दोस्तों, ये प्रोग्राम के द्वारा आई हुई, कि मैं विनम्रता के साथ अपनी वास्तविकता को कबूल करता हूँ, कि मैं अपनी बदौलत नहीं हूं, मैं अपनी बदौलत ये प्रोग्राम नहीं ले सकता। और जब मैंने स्पॉन्सर की मदद से दोस्तों अपने चौथे कदम की छानबीन की, बड़ी हाथ कांपते थे लिखते वक्त। जब भी कलम पकड़ता था अपने सारे किस्से लिखने के लिए, तो दोस्तों डर से भर जाता था, घबराहट होती थी, कैसे लिखूं इन चीजों को। वहां स्पॉन्सर की मदद से, भगवान की प्रार्थना करके मैंने वो दोस्तों लिखना शुरू किया। हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन स्पॉन्सर ने बताया कि जब भी हिम्मत नहीं हुई, भगवान की प्रार्थना करो, सब भगवान पे छोड़ दो। और करने के लिए डर नहीं लगा, तो फिर लिखने और बताने के लिए डर कैसा? ये बात बिल्कुल मन में भा गई दोस्तों। और जब मैंने अपनी चौथे कदम पे छानबीन की, मुझे मेरा अपना पता चला, मेरी अपनी वास्तविकता पता चली कि मैं किस किस्म का इंसान हूं, कितने प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा पड़ा हूं। और अगर इन चरित्र के दोषों और कमजोरियों के साथ में अगर मैं जिया, तो मेरे शराब पीने से दुनिया को आश्चर्य होगा, लेकिन अब मुझे आश्चर्य होने वाला नहीं। मेरे स्पॉन्सर भी हमेशा बोलते थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो अभी मुझे उसका कोई आश्चर्य नहीं होता और कभी गम नहीं होता। मुझे बड़ा अजीब लगता था, एक ए का मेंबर शराब पी रहा है और हमको गम भी नहीं हो रहा है और आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, ये क्या बात होगी? लेकिन उन्होंने बताया कि उसके पीछे के कारण है। बोले कि अगर आप ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रोग्राम कितना सरल है, लेकिन इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए आपके अंदर में विलिंगनेस होना चाहिए, मन की तैयारी होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, बेईमान नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूं, मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से इस प्रोग्राम को लूंगा, मेरा मन हमेशा खुला रखूंगा, जो भी अच्छी चीजें मुझे कोई बताता है, सुनने को मिल रही है, वो खुले मन से मैं उसको सुनूंगा, स्वीकार करूंगा। तो जब मैंने दोस्तों अपनी छानबीन की,
और जो अपने आप के बारे में मुझे पता चला तो सारी पिक्चर ही क्लियर हो गई। मेरी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया कि कितनी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हूं मैं। मुझे लग रहा था कि शराब बंद हो गई तो मैं बीमारी से मुक्त हो गया। तो वो बीमारी से मैं मुक्त नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ शरीर था जो शराब से दूर हुआ था। मेरा मन अभी भी शराब की चपेट में था। मेरी आत्मा, मेरी जो पर्सनालिटी है, वो अभी भी शराब की चपेट में फंसी हुई थी। आध्यात्मिक बीमारी बोली गई है दोस्तों कि हम आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है। और जब तक हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करेंगे, हम बाकी के जो क्षेत्र है उनमें हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कहीं तो भी चौथे कदम से लेके 9वें कदम तक जो हम काम करते हैं दोस्तों, वो हमारी आध्यात्मिक बीमारी से निकलने के लिए हम काम करते हैं। अपनी आध्यात्मिक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों इन 12 कदमों को हमको लेना पड़ता है। चौथे कदम में हम अपनी छानबीन करते हैं, क्या क्या हमारे अंदर में वो खराबी और खोटियां है। 5वें कदम में खुले मन से, ईमानदारी से हर बात, कोई बात छुपा कर रखनी नहीं है। जब तक मैं सारा का सारा अंदर का कचरा बाहर नहीं निकालूंगा, पूरी तरीके से अपने स्पॉन्सर के सामने में, मार्गदर्शक के सामने में नंगा नहीं होगा, तो मुझे इस प्रोग्राम का फायदा मिलने वाला नहीं है। 5वें कदम में पूरी तरीके से नेकेड होना पड़ता है दोस्तों। जब मैंने 5वां कदम पहले लिया तो कुछ बातें मैंने छुपा कर रखी थी, सारी बातें मैंने बताई नहीं थी, तो उसका नुकसान भी मुझे हुआ। मुझे कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला चौथा कदम लेने का और 5वें कदम पे शेयर करने का। तो बाद में समझ में आया कि मैंने बेईमानियां की। मैंने खुले मन से और ईमानदारी से हर बात स्पॉन्सर के सामने में शेयर नहीं की। लेकिन फिर बाद में जब फिर दोबारा मैं बैठा और सारी चीजें ओपन माइंड से मैंने शेयर की, तो एक मुक्ति का एहसास मुझे हुआ दोस्तों कि मैं कहीं तो भी मुक्त हो गया हूं। कई कई सालों से मेरे मन पे जो बोझ पड़ा था, मेरे दिलो दिमाग पे, वो बोझ कहीं तो भी हल्का हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों जो चरित्र के दोष मुझे दिखाई पड़े, तो मुझे उन चरित्र के दोषों पे काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि जो चरित्र के दोष मुझे मेरे पता चले, उनके साथ में जीना यानी एक खतरनाक चीज थी। मेरा घमंड इतना तेज था, मेरा घमंड कभी भी दारू पिला सकता था। मेरे अंदर की जो सेक्स की भावना जो थी, वो मुझे कभी भी गलत रास्ते पे लेके जा सकती थी। मेरे अंदर में जो रिजेंटमेंट भरा हुआ था लोगों से, रिजेंटमेंट की लिस्ट मैंने बनाई थी तो कम से कम 250 लोगों के नाम थे। अब 250 लोगों से जो खुन्नस पाल रहा है, गुस्सा पाल रहा है, वो आदमी क्या खुश रहेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भी 60-70 लोगों के प्रति मेरे मन में गुस्सा था। जिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूं, उन्हीं लोगों के साथ में मैं खुन्नस पाल रहा हूं। तो ये चीजों के साथ में मेरा सोबर रहना बहुत कठिन था दोस्तों। और इसीलिए मुझे इस प्रोग्राम ने, मेरे स्पॉन्सर ने बताया, अपने चरित्र के दोषों पे काम करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान आज के दिन मेरे इन चरित्र के दोषों की तीव्रता को कम रख। मुझसे वो गलतियां मत होने दे कि जो मुझे तकलीफ में लेके आ सकती है। मेरा स्वभाव जो है शॉर्ट टेम्पर्ड है दोस्तों। मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, आज भी होता है मेरे साथ। काफी मैंने मेहनत कर रहा हूं इस पे, क्योंकि ये जो मेरा शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, ये जो मेरा जो गुस्सा है, वो मेरी अपनी मन शांति भंग कर देता है। और उसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी ये गुस्सा जिन पर निकलता है, उनके भी दिलों को चोट पहुंचाता है। तो मेरे ऐसे ही कई अनगिनत मेरी कमजोरियां और मेरे जो चरित्र के दोष है, वो मेरी आत्म शांति को भंग करने वाले हैं। हर बात शराब से जोड़नी ठीक नहीं है। सारे चरित्र के दोष और कमजोरियां आखिरकार मुझे शराब के अड्डे पे लेके जाएंगी, लेकिन शराब पीने के पहले ये जो चरित्र के दोष और कमजोरियां है, ये मेरी जिंदगी में अशांति और अस्थिरता भर देते हैं। तो
आखिर इन पर काम करना मुझे पड़ा दोस्तों। ये भी इतना आसान नहीं था। मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां है दोस्तों, ये जो मेरे चरित्र के दोष है, इतने तेजी से आते हैं, इतनी तेजी से आते हैं कि कहीं तो भी इनको संभालना मुश्किल हो जाता। आज भी रोज वन डे एट ए टाइम आधार पे 24 घंटे में देखता हूं, कई बार मेरा घमंड बढ़ जाता, कई बार मेरे अंदर में लालच पैदा हो जाती है, कई बार लोगों के प्रति मेरे मन में गुस्सा पैदा हो जाता है, रिजेंटमेंट आती है, कई बार लोगों के प्रति मेरे मन में जलन आती है। लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, तरक्की करता हुआ देखता हूँ, तो कहीं तो भी मन में मेरे पीड़ा होती है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये मेरी मानसिक शांति को खराब करती है। इन पर काम करने के लिए मुझे बोला गया। जब मैंने काम करने की कोशिश किया तो मैंने देखा दोस्तों कि इस मामले में भी मैं हतबल हूं। अपने चरित्र के दोषों पे मेरा कोई तो भी जोर वश नहीं चल रहा। जिन जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया, जिन जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई, उन लोगों से माफी मांगना, भरपाइया करना, क्या इतना आसान है दोस्तों? जितनी आसानी से हम बोल देते हैं। रोज 12 कदम हम पढ़ते हैं, रोज हम इस बात को पढ़ते हैं कि जिनकी भी हमने हानि पहुंचाई, जिनको भी हानि पहुंचाई, उनकी लिस्ट बनाई और उनकी भरपाई की। उस भरपाई में दोस्तों माफ करना भी आता है और माफी मांगना भी आता है। क्या मेरे जैसा बेवड़ा इतना आसानी से लोगों को माफ कर देता है? मेरे तो ये हाल थे कि जब मैं माफी मांगने के लिए जाता था अपने गलत कामों की, तो कहीं तो भी दोस्तों उन लोगों की बातें याद करके मैं उन पे मेरी चिढ़ बढ़ जाती थी कि नहीं, मैं इनको इनसे क्या माफी मांगू, गलतियां तो इन्होंने की है मेरे साथ में। तो सबसे पहले तो मुझे माफ करना सीखना पड़ा दोस्तों। जो इतनी आसान चीज नहीं थी। मैं लोगों को माफ करना नहीं चाहता था, मैं लोगों से माफी चाहता था कि लोग मेरे गलत कामों के लिए मुझे माफ कर दे। लेकिन जहां बात आती थी दूसरों की गलतियों पे उनको माफ करने की, तो वो मेरे लिए आसान नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये आदमी को तो मैं माफ नहीं कर सकता बॉस, इसने मेरा बहुत नुकसान किया, इसने मेरी बहुत बदनामी की है, बहुत गलत किया इसने मेरे साथ, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम ने सिखाया, चित्त शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए, तो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप इतनी शक्तिशाली, चतुर, चालाक और भ्रम में डालने वाली बीमारी से ग्रसित हो कि उससे अगर बचना है तो ये सारा 12 कदमों का प्रोग्राम प्रैक्टिस जिंदगी में करना पड़ेगा। और जब दोस्तों मैंने लोगों की भरपाइयां करनी शुरू की, किसी को मुंह जबानी माफी मांगा, किसी को इनडायरेक्टली भरपाई की, तो मेरी जिंदगी में मैंने देखा कि एक चैन सुकून धीरे धीरे आ रहा है, मन हल्का हो रहा है। सारा जो अतीत का कचरा मैंने जो समेट के रखा था, वो अतीत का सारा कचरा धीरे धीरे साफ हो रहा है। और ये जब मैं अंदर से हल्का हो रहा हूं, तो शराब पीने के विचार आने बंद हो रहे हैं। शराब पीने का जो मेंटल ऑब्सेशन है, वो कहीं तो भी दोस्तों उसकी कई तीव्रता समझ में नहीं आ रही। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो मुझे 10वें, 11वें और 12वें कदम पे निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरे जैसा स्वार्थी किस्म का इंसान और सेल्फ सेंटर्ड इंसान क्या कभी इस बात के लिए तैयार हो सकता है दोस्तों कि वो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों की मदद करे, दूसरों के लिए अपना पैसा बर्बाद करे, दूसरों के लिए अपना समय बर्बाद करे, दूसरों के लिए अपना टैलेंट बर्बाद करे? लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया दोस्तों कि अपने आप को सोबर रखना है और हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ अगर जीना है तो ये काम करना पड़ेगा। कोई भी ए का मेंबर अपने आप को सोबर नहीं रख सकता जब तक वो पीड़ित शराबी के लिए काम नहीं कर रहा। अगर वो सोबर है भी, लेकिन अगर वो दूसरे पीड़ित शराबियों के लिए काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों जो एक चित्त शांति भरा जीवन अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमको देना चाहती है,
शायद वो हमको नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमारी रिकवरी स्टेप में ही ये कदम डालकर रखा है कि अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से रिकवर होने के लिए मेरे जैसे AA के मेंबर को दूसरे शराबियों के साथ में काम करना पड़ेगा। उनके लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना टैलेंट देना पड़ेगा। अगर मैं बांटूंगा नहीं तो मेरे पास में भी बचने वाला नहीं है। और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। हमको ये करना पड़ता है क्योंकि आज हम जानते हैं दोस्तों कि मुझे अपने आप को सोबर रखने के लिए एक पीड़ित शराबी की मदद करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में भी बड़ी तकलीफ है। कोई नहीं चाहता दोस्तों कि अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना समय कहीं तो भी निकाल के पीड़ित शराबी के लिए काम करे। लेकिन अगर मैं दोस्तों कहीं तो भी इस बीमारी की फेटलनेस को जानता हूं, इस बीमारी की भयानकता को मैं जानता हूं, और हमेशा अगर मैं ये याद रखता हूं कि मैं अभी भी इस बीमारी से मुक्त नहीं हुआ हूं, मुझे जो एक मृत्यु दंड दिया गया है अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का, तो उससे सिर्फ मुझे एक दिन की छूट मिलती है, डेली रिप्राइव। हम सिर्फ डेली रिप्राइव को जी रहे हैं। सिर्फ हमको हमारे जो मृत्यु दंड की सजा से हमको सिर्फ एक दिन की छूट मिली है, और वो भी इस कंडीशन पे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक रखूं, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मैं बरकरार रखूं। और ये आध्यात्मिक स्थिति, ये जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, ये तभी बरकरार रह सकती है दोस्तों जब मैं इन 12 कदमों पे प्रैक्टिस करता हूं। रोज शराब के मामले में हार मानता हूं, रोज अपने भगवान के सामने में सरेंडर करता हूं, रोज अपनी छानबीन करता हूं, अपनी गलतियों को कबूली देता हूं, अपने चरित्र के दोषों पे काम करता हूं, जिनको भी मैंने दुखाया, जिनको भी मैंने सताया, उनकी भरपाई करने की कोशिश करता हूं, लोगों को माफ करता हूं, माफी मांगता हूं, और दोस्तों नए शराबियों के लिए काम करता हूं। तो ही दोस्तों मैं शराब से दूर रह सकता हूं। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।